हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान के भाग 5 के बारे में। दोस्तों, भाग 5 है संघ। संघ से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और उसके प्रशासन। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्टिकल 52 है। यह आर्टिकल भारत में राष्ट्रपति के पद की होने की व्याख्या करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है इसी आर्टिकल के तहत होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 53। इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो दोस्तों, जो भी संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। विधि के तहत संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, राष्ट्रपति का चुनाव इसी आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि इस आर्टिकल के तहत आती है, जो एकल संक्रमणीय का अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 56। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक संघ का प्रमुख होता है। आर्टिकल 57 है, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यानी कि दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 है, राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होगी, आर्टिकल 58 में बताया गया है। नंबर 1 है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो, अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 59। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की क्या शर्तें हैं वो आर्टिकल 59 में बताई गई हैं। फर्स्ट शर्त है, राष्ट्रपति का कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी और सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। दूसरी शर्त है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, 2 सदन होती हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। वेतन और भत्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रेवल अलाउंस एवं गवर्नमेंट रेजिडेंस प्राप्त होना चाहिए। आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 है, राष्ट्रपति के शपथ लेने की व्याख्या इस आर्टिकल में बताई गई है। दोस्तों, इस आर्टिकल में राष्ट्रपति के शपथ लेने की व्याख्या के बारे में बताया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति पद महाभियोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का केस संभालता है महाभियोग के समय। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह महाभियोग के समय राष्ट्रपति का केस संभालता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारा यानी कि देश का वकील होता है, एडवोकेट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। आर्टिकल 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 64 है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। उच्च सदन से तात्पर्य है राज्यसभा। आर्टिकल 65 है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की कार्यभार संभालेगा।
आर्टिकल 66 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 67 है, इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की व्याख्या की गई है जो कि 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 67A है, इस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आर्टिकल 67B है, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद से निष्कासन के बारे में बताया गया है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 68 है, यानी कि 68 अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। नेक्स्ट है 69, उपराष्ट्रपति की शपथ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भरा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को यह कहकर नहीं रद्द किया जा सकता कि संसद में कम सदस्य मौजूद हैं। आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। दोस्तों, आर्टिकल 72 में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति। आर्टिकल 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो दोस्तों, आर्टिकल 74 है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, यहाँ नियुक्ति से मतलब है शपथ दिलाना। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है 76। यह आर्टिकल भारत का महान्यायवादी पद होने की व्याख्या करता है। दोस्तों, महान्यायवादी जनरल अटॉर्नी ऑफ इंडिया होता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है, प्रथम कानून अधिकारी होता है। इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके बराबर इसका पद होता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो यह उसके वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है 77। भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी ट्रेड होते हैं फॉरेन से, भारत का और फॉरेन में, उस पर सब पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 78। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की बड़ी कड़ी बनाकर रखें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है 78 का 1। प्रधानमंत्री निम्न लोगों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कुछ लोगों की नियुक्ति करता है। वो इस प्रकार है: भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव अधिकारी, यूपीएससी के चेयरमैन। तो इन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर, अपने आप नहीं कर सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 79। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, यह अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना करता है।
यानी कि इसमें राज्यसभा कैसे बनती है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार। यह उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। इसमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह 6 वर्ष के लिए बनाई जाती है। इसके निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभा से ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। जो उच्च सदन होती है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर निष्कासित किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, लोकसभा की संरचना। यह निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाती है, राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाती है। यह निम्न सदन का है। इसमें अधिकतम 552 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, आर्टिकल 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव किए जाएंगे। आर्टिकल 83, इसमें लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 83 में बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और इसके क्या प्रावधान है। आर्टिकल 84, संसद के सदस्य के योग्यता के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 84 है, इसमें संसद के सदस्य जो हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 85, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है। संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों। संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके तहत राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने की शक्ति होती है। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 85 है, इसमें राष्ट्रपति संसद सत्र के लिए बुला सकता है। 3 सत्र होते हैं एक साल में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और राष्ट्रपति को राइट है कि वह इसके द्वारा संसद को भंग भी कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति नई सरकार के प्रथम सत्र में संसद में भाषण देता है। दोस्तों, आर्टिकल 86 है कि जब भी कोई नई सरकार आएगी उसके प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आर्टिकल 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 है, इसके तहत भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय तथा संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है तथा अपना मत रख सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है 89, इसके तहत राज्यसभा का सभापति एवं एक उपसभापति होगा। जो आर्टिकल 89 है, इसमें बताया गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। जो राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा तथा उपसभापति की नियुक्ति की जाएगी। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 90 है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 91, सभापति के पद कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की
उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो दोस्तों जो आर्टिकल 91 है इसमें बताया गया है कि यदि सभापति अनुपस्थित में है तो उपसभापति जो है उसका कार्यभार संभालेगा। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह उपसभापति का कार्यभार संभालेगा। 92 है आर्टिकल 92। यह आर्टिकल लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होने की व्याख्या करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 92 में बताया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 93 इसके तहत लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। तो दोस्तों आर्टिकल 93 में बताया गया है कि लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र ही अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करेगी या चुनेगी। नेक्स्ट है 94 आर्टिकल 94। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से निलंबन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 97 है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भत्तों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया है। 99 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 100 है संसद की गढ़पूर्ति। संसद की गढ़पूर्ति से तात्पर्य है कि संसद सत्र तभी चलेगी जब उसमें 1/10 मेंबर्स उपलब्ध होंगे। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल 101 और 102 संयुक्त रूप से इसमें बताया गया है कि इसमें संसद के सदस्यों के योग्यताओं के बारे में बताया गया है। जब नागरिकता के निलंबित होने की स्थिति में, लाभ का पद होने की स्थिति में, लाभ का पद ग्रहण करने की स्थिति में, लाभ का पद ग्रहण करने की स्थिति में, पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में, 2 वर्षों तक के लिए कारावास हो जाने की स्थिति में। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 103 अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जाएगी। जो आर्टिकल 103 है इसमें बताया गया है कि संसद का जो भी अयोग्य सदस्य है उसकी योग्यता निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 104 यदि निलंबित सांसद सत्र में आएगा तो उससे प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 104 है इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी सांसद यानी संसद का सदस्य निलंबित हो गया है, यदि वह सत्र में आता है तो उससे प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 105 संविधान के इस आर्टिकल में 2 विशेषाधिकार बताए गए हैं। नंबर 1 है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और नंबर 2 है संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। यानी कि दोस्तों संसद में जो भी संसद के सदस्य हैं वो भाषण दे सकते हैं और जो उनकी कार्रवाई होगी मतलब जो संसद सत्र चलेगा उसकी वह लाइव प्रसारण भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है 106 संसद के सदस्य के वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट है विधेयक यानी कि बिल्स। तो दोस्तों बिल्स 2 प्रकार के होते हैं यानी कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो दोस्तों ऑर्डिनरी विधेयक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक इसका है, इसके बारे में आर्टिकल 107 में बताया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 107 है धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर सभी साधारण विधेयक कहलाते हैं।
तो दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक होगा वह साधारण विधेयक के अंतर्गत आता है। एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो साधारण विधेयक है उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पारित किया जा सकता है। साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। स्टेप 1 है 1 महीना पहले अध्यक्ष या सभापति को अवगत कराया जाएगा तथा अध्यक्ष या सभापति ही इसे पेश करने की तिथि निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों स्टेप 1 है, इसमें बताया गया है कि यदि लोकसभा में पारित करना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, यदि राज्यसभा में पारित करना है तो राज्यसभा के सभापति को 1 महीने पहले बताया जाएगा और उनके द्वारा ही तिथि का निर्धारण किया जाएगा। स्टेप 2 है फिर उस विधेयक पर संसद में सामान्य चर्चा की जाएगी। विधेयक की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। स्टेप 2 है दोस्तों उस विधेयक पर चर्चा होगी और प्रत्येक सदस्य को उसकी एक प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी दी जाएगी। स्टेप है दोस्तों नंबर 3 उस विधेयक पर एक सदन में मत किया जाएगा। तो दोस्तों जिस सदन में पारित किया जाएगा पहले उसमें उस पर मत किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 4 प्रथम सदन में पारित होने के बाद उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तो दोस्तों यदि लोकसभा में पारित हुआ है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, यदि राज्यसभा में पहले पारित किया गया है तो उसको लोकसभा में पारित किया जाएगा। ये स्टेप 5 है पारित विधेयक को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए सौंप दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब दोनों सदनों में से पास हो जाएगा तो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 108 है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो दोस्तों यदि कोई विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति को राइट है कि वह संयुक्त अधिवेशन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को एक साथ बुला सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 109, इसमें है धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। स्टेप 1 है धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट स्टेप है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के ही अनुमति से पेश किया जाएगा। स्टेप 2 है धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। स्टेप 3 है धन विधेयक सदैव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्टेप 4 है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है पर प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। दोस्तों स्टेप 4 में बताया गया है कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक हो सकता है बट प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। स्टेप 5 है लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। यदि 14 दिनों तक राज्यसभा इसे पारित नहीं करती तो यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो दोस्तों यदि लोकसभा में जब धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों तक यदि राज्यसभा पारित नहीं करती है तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 110 धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा क्या है दोस्तों? स्टेप 1 है धन विधेयक वह विधेयक होते हैं जिसमें किसी कर को लगाना, हटाना या संशोधन करना या नियमन बनाना। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट है इसमें भारत सरकार द्वारा कर या ऋण लेना। यदि भारत सरकार किसी कंपनी से या फॉरेन से ऋण लेती है तो ये भी एक धन विधेयक है। नंबर 3 पॉइंट है संचित निधि से धन निकालने या जमा करना हो। यदि सरकार संचित निधि से धन निकालती है तो यह भी एक धन विधेयक है। नंबर 4 पॉइंट है किसी भी सरकारी व्यय को संचित निधि पर डालना। तो दोस्तों किसी भी सरकारी व्यय को यानी कि जो सरकारी खर्चा है उसको संचित निधि में डालने को भी एक धन विधेयक का।
नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 111। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ के बारे में। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। तो वीटो शक्ति क्या होती है? 3 वीटो शक्तियाँ होती है। नंबर 1 है आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। तो दोस्तों आंतरिक वीटो होता है जब भी कोई बिल या विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः संसद में भेज दिया जाता है विचार करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए। तो उसको आंतरिक वीटो कहते हैं। और जिस बिल को वह निलंबित कर देता है कि यह नहीं हो सकता, कि यह कानून नहीं बन सकता, उसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और लास्ट है जेबी वीटो। इसको यदि राष्ट्रपति देखकर उसको कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसको जेबी वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 112, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। संघ के वार्षिक आय एवं व्यय के लेखे जोखे को ही संघीय बजट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। बजट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है। जो बजट सेशन होता है 1 फरवरी को, उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बजट सेशन अध्यक्ष। जो बजट सेशन का अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है। यानी कि जब बजट सेशन पेश किया जाता है, जो उस सेशन की अध्यक्षता करता है वह विपक्ष का नेता होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 113, संचित निधि पर अनुमानित व्यय का प्रावधान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है 114, सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 115। इसमें किसी कार्य के लिए संचित निधि से निकाले गए पैसे की कमी हो जाने पर संचित निधि से और पैसे निकालने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 115 में बताया गया है कि यदि कोई भी धन संचित निधि से निकाला गया है और कम पड़ गया है तो पुनः निकालने के लिए उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 117 है नेक्स्ट, वित्तीय विधेयक की परिभाषा। यानी कि वित्तीय विधेयक क्या होता है? यह राजस्व और करों से संबंधित विधेयक होता है। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है 118, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परस्पर परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। तो दोस्तों हमने आर्टिकल 108 में पढ़ा है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाकर आपस में विचार विमर्श करता है प्रक्रियाओं और संबंधित प्रक्रियाओं पर। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 119 है, इस अनुच्छेद के तहत संसद में वित्त से संबंधित सभी कार्य समय अनुसार होने चाहिए। आर्टिकल 120 है। आर्टिकल 120 में दोस्तों संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। आधिकारिक भाषा है हिंदी, परंतु चर्चा के विषय पर कोई संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अदर स्टेट का है जो हिंदी नहीं जानता हो, हिंदी भाषी नहीं हो, जैसे साउथ का हो या पूर्वोत्तर का हो, तो वह अपनी भाषा में जो संवैधानिक हो उसमें वह बातचीत कर सकता है। आर्टिकल 121,
इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विषय में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 122, संसद के कार्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 122 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद के कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसका मतलब हुआ कि 6 महीने या उससे अधिक समय तक कोई भी सत्र नहीं बुलाया गया है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है कि इमीडिएट 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक सत्र बुलाया जाए। दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 124, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 124 का एक सब आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 35 न्यायाधीशों से मिलकर बना। दूसरा सब आर्टिकल है, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तीसरा सब आर्टिकल है 124 का 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। नंबर 1 है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। नंबर 3 है 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज का अनुभव रखता हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। आर्टिकल 125 है सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। आर्टिकल 126 है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 127, आर्टिकल 127, मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 2 वर्ष के लिए कर सकता है। आर्टिकल 128, मुख्य न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए कर सकता है। आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के है। आर्टिकल 130, सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 131, प्रारंभिक अधिकारिता। निम्न स्थिति में किसी भी मामले की सुनवाई सीधा मुख्य न्यायाधीश में की जा सकती है। तो क्या क्या मामले हैं दोस्तों? नंबर 1 है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। यदि मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 2 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 3 है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। नंबर 4 है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है 132, अपीलीय अधिकारियाँ। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, उसका जांच कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। आर्टिकल 133 है सिविल मामलों में अपील करने की प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 134, आपराधिक मामलों में अपील करने का प्रावधान। आर्टिकल 136, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 137, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन
करने की शक्ति। आर्टिकल 138 है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का कोई भी मामला अपने अंतर्गत ले सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 138 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है एक विधेयक पारित करके। आर्टिकल 139 ए है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक स्थानांतरित कर सकती है। तो दोस्तों आर्टिकल 139 ए है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। आर्टिकल 140 है, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा वह भारत के राज्य क्षेत्र में अप्लाई होगा। दोस्तों आर्टिकल 142 है, अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित मुद्दे बताए गए हैं। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। जैसे कि दोस्तों यदि संसद से कोई कानून पारित नहीं हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वह सर्वोपरि होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति 5 जजों की बेंच। ठीक है, नेक्स्ट है 144, सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सिविल जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे भी लोअर कोर्ट है, सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 145, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था करता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उल्लेख की जाती है। इसमें 2 प्रक्रिया है। पहला आधार है सिद्ध कदाचार, दूसरा आधार है असमर्थता। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 146, सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जारी की जाएंगी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी भर्तियां होगी वह उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पारित की जाएंगी। आर्टिकल 148 है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका नंबर 1 पॉइंट है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 है, इसकी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। नंबर 3 है, नियुक्ति के पश्चात वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर वह 6 पूर्ण कर लेता है 65 वर्ष से पहले तो उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, या उसकी आयु 6 वर्ष पूरा करने से पहले 65 हो जाती है तो भी उसकी रिटायरमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है 149, GAG यानी कि नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लेखा जोखा का निरीक्षण करेगा। तो दोस्तों जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लेखा जोखा का निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 150, केंद्र एवं राज्य सरकार के लेखे जोखे का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा CAG की
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ही मदद से किया जाएगा। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 150 है इसमें बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के जो भी लेखे जोखे होंगे का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह द्वारा ही मदद से ही किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 151। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, जो CAG है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों, यह भाग अब समाप्त हुआ, भाग 5। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट भाग, संविधान भाग 6। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।